गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस आप सभी बच्चों का स्वागत करता है। जिस तरह से आपने अपनी तैयारी करने के लिए, बेहतर परिणाम लाने के लिए, बेहतर परिणाम के लिए अग्रसर हैं, उसी तरह हम वादा रिवीजन बैच को लेकर के बेहतर परिणाम आपको लाने के लिए, मदद करने के लिए तैयार हैं। आप जिस तरह से तैयारी में लगे हुए हैं, उसी तरह एक तैयारी का पुशअप हम आपको दे रहे हैं। पुशअप का मतलब ये है कि थोड़ी सी मदद आपका करेंगे। आपकी मदद करने से फायदा ये रहेगा आपको कि थोड़ी सी क्वेश्चन संग्रह मिल जाएगा। हम लॉन्ग आंसर तो नहीं दे रहे हैं। साइंस का, विज्ञान का अगला पेपर है, आज आपको शाम को ये मिल जाएगा, है ना। विज्ञान का पहला पेपर है, सॉरी, अब लास्ट मतलब नेक्स्ट एग्जाम विज्ञान का है। तो इस पर हम लोग बेहतर सोच करके ये कोशिश किए कि आपको लॉन्ग आंसर टाइप ना दे करके ऑप्शनल जितने में आप पास हो जाएंगे, है ना, उसका विशेष संग्रह हम कर रहे हैं और विशेष दे रहे हैं। पिछले सेशन तक मैथ का एग्जाम था, इसलिए अन्य सब्जेक्ट मैंने नहीं दिया, लेकिन अब मैथ का एग्जाम हो चुका है, इसलिए हम सभी सब्जेक्ट का दे रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। चलिए, जैसे कह रहा है कि CaCO3, क्या कह रहा है? CaCO3 CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है ना, और ये कैल्शियम ऑक्साइड है। अब कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा तो क्या कहलाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट यदि कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे विघटन। क्या कहेंगे? तो क्या हो जाएगा इसका? विघटन कहेंगे। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो विघटन अभिक्रिया है, ये हो जाएगा। अब चलिए देखिए, FeCOSO4 FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यदि यहां पे करेंगे तो ये आयरन है ना, आयरन का Fe होता है। CuSO4 कैल्शियम सल्फेट है, सॉरी कापर सल्फेट है। अब ये मिला करके आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन ये सल्फेट या फेरस सल्फेट कहेंगे, कापर बाहर हो जाता है, तो ये दोनों जुड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सॉरी, जुड़ रहे नहीं रहे, इसको हटा रहा है ना, तो ये हो जाएगा विस्थापन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण में होगा, क्या रहता है? क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षित रहता है। क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षित रहता है। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षित रहता है। चलिए आइए, हम बेहतर परिणाम लाने के लिए बेहतर आपका कोशिश में लगे हुए हैं कि जो आप देखते रहें, समझते रहें और समझ के करें। चलिए आगे देखते रहते हैं, आगे देख करके करेंगे। जैसे ये है 2AgCl और AgCl2 में विघटित हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड है और ये सिल्वर और क्लोरीन में विघटित हो जा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? किस प्रकार की विघटन है? तो कैसा विघटन है हम पता करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रकाश रासायनिक विघटन। प्रकाश रासायनिक विघटन, ये हो जाएगा। अवक्षेप किसे कहते हैं? अब बताइए, अवक्षेप क्या है? आप जानते होंगे कि अवक्षेप क्या है? जो रासायनिक अभिक्रिया में बच जाता है, वही अवक्षेप कहलाएगा। तो अवक्षेप हम क्या लिख लेंगे? जल में अविलेय पदार्थ, जल में अविलेय पदार्थ क्या हो जाएगा? रासायनिक अवक्षेप हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप बता दीजिए। आप श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ग्लूकोज में ऊर्जा निकलती है, तो श्वसन क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्योंकि श्वसन में
ग्लूकोज का विघटन होता है, मतलब टूटता है और उसमें ऊर्जा निकलती है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यह है संक्षारण। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अब ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? दोनों जुड़ रहे हैं, जब दोनों जुड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इसमें संयोजन हो जाएगा। क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया होगी। इसमें क्या लिख देंगे? दोनों जुड़ करके क्या बना रहे हैं? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। अब बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? अब आप ही बता सकते हैं। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या होगा? तो बेकिंग सोडा क्या होगा? ये हो जाएगा बेकिंग सोडा पिघल जाता है। गर्म करेंगे तो क्या होगा? बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, है ना। अब देखिए 2H2O H2+O2 किस प्रकार का विघटन हो जाएगा? अब देखिए पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो रहा है। पानी क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो रहा है। तो किस प्रकार का विघटन है? तो विद्युत रासायनिक विघटन होगा। क्या होगा? विद्युत विघटन कह सकते हैं इसको, विद्युत विघटन हो जाएगा। आगे चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं या आ चुके हैं, पहले प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वही हम उसी विकल्प का चयन हमने किया है। चलिए, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? ये हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। चिप्स की थैली में क्या होता है? नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। दीवारों की सफेदी के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे आंसर लिखना चाहिए था। दीवारों की सफेदी के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो दीवारों की सफेदी के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उपयोग किया जाता है, लेकिन हम बताते हैं क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दीवारों की सफेदी के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दीवारों की सफेदी के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का उपयोग किया जाता है ना। अब Zn+CO में भी किसका उपचयन हो रहा है? अब देखिए कार्बन जो है तो कार्बन इसके साथ हो रहा है, इसलिए किसका उपचयन हो रहा है? कार्बन का। क्या हो जाएगा? कार्बन का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया, ये आपके 1 नंबर में प्रश्न आते हैं, चाहे ये विकल्प में आ जाए, चाहे ये सही जोड़ी में आ जाए, चाहे ये सत्य असत्य में आ जाए, चाहे ये एक वाक्य एक शब्द में उत्तर में आ जाए, सभी क्वेश्चन में ये उपयोगी है। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार का उत्तर सभी में लिखा जाता है। इसलिए आप कोशिश ये करें कि बेहतर ढंग से इसको पढ़ें। एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करिए, जिससे वो सभी क्वेश्चन से रूबरू हों, और एक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आपने सभी वीडियो को खोजा है, मेहनत लगती है, इसलिए सब्सक्राइब करने पर तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप बेहतर ढंग से खोज सकते हैं, खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे ही यूट्यूब खोलेंगे आपको मिल जाएगा। तो फायदा ये रहेगा कि तुरंत आप वीडियो तक पहुंच जाएंगे, देख सकेंगे। और एक कमेंट में लिख दिए कि क्वेश्चन आपके लिए कितना उपयोगी है या फिर कितने नंबर तक आपने तैयारी की है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और ऑप्शनल प्रश्न को हम लोग बेहतर ढंग से पढ़ेंगे और देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आप बेहतर ढंग से देख सकते हैं, और ये वेरी IMP क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आने की उम्मीद है। चलिए पहला नंबर देख लीजिए, संक्षारण क्या है, यह क्यों होता है तथा इसे कैसे रोका जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि संयोजन व वियोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि अपचयन व उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, इसे समझाइए। उदाहरण सहित समझाना है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको दे रहे हैं। फिर क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, इसको भी करना है। और ऊष्मीय विघटन क्या है, इसको भी उदाहरण सहित समझाना है। तो इस तरह से कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे और ऑप्शनल करेंगे। चलिए आइए देखते रहते हैं। चलिए कुछ विकल्प देख लेते हैं। और हम आज कम से कम 40 विकल्प देखेंगे, मिनिमम 40 विकल्प हम लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऑप्शनल पास होने लायक तक आते हैं, 36-37 नंबर तक का विकल्प रहता है, इसलिए बेहतर हम देखेंगे। चलिए आइए, पहला कहता है कि प्राकृतिक सूचक है, तो प्राकृतिक सूचक हो जाएगा लिटमस और हल्दी। क्या हो जाएगा? लिटमस और हल्दी। फिर अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो अम्ल क्या करता है? नीले को लाल में बदल देता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना? 7। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनेगा? लवण और जल बनता है। क्या बनेगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनेगा लवण व जल बनेगा। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होगा? अम्ल वर्षा का पीएच मान हो जाएगा 5.6 से 5.6 से कम हो जाएगा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 .12H2O। ये हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaClO और होल ट्वाइस हो जाएगा। दंतक्षय किस पीएच पर प्रारंभ होता है? तो दंतक्षय क्या हो जाएगा? दंतक्षय किस पीएच पर प्रारंभ होगा? तो दंतक्षय होता है 5.5 से कम। दंतक्षय 5.5 से कम यदि पीएच रहे, इससे प्रारंभ हो जाता है ना। दंतक्षय किससे प्रारंभ हो जाएगा? 5.5 से ज्यादा कम रहे। प्रबल अम्ल क्या होगा? तो प्रबल अम्ल होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मेथेनोइक अम्ल कहां पाया जाएगा? आप पता करके बताएं कि मेथेनोइक अम्ल कहां पाया जाएगा? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। कहां पाया जाता है? चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं और बहुत बार आए भी हैं, उनको आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, जिनको हम बेहतर आपको लिख करके इसका संग्रह 4-5 दे रहे हैं। इसमें यदि आप 2 भी याद कर लेते हैं तो शायद है कि आपके एग्जाम में आए। पहला नंबर है दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, विस्तार से समझाइए। ये हो गया। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि को समझाइए। तब इसमें क्या लिखेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कैसे बनाते हैं और समझाना है ना। साधारण नमक से प्राप्त होने वाले विभिन्न रसायनों का वर्णन करना है। अम्ल क्षार सूचक क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, समझाइए। प्रबल व दुर्बल अम्ल में अंतर, अब अंतर समझाइए लिखा हुआ है, चाहे समझाइए लिखा रहे चाहे लिखो लिखा रहे, जिस तरह से आंसर, जिस तरह से क्वेश्चन आएगा। यदि लघुत्तरीय प्रश्न में आता है तो कम से कम 3 अंतर एक उदाहरण होना चाहिए। यदि दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आता है तो कम से कम 5 अंतर एक उदाहरण होना चाहिए। क्षार व क्षारक में अंतर लिखना है, सेम प्रोसेस इसमें भी होगी। अम्ल और क्षार में अंतर लिखना है, सेम प्रोसेस इसमें भी होगी। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ विकल्प और समझ लेते हैं और हम लोग बेहतर ढंग से करते चलेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो ऑप्शनल है। ऑप्शनल जो हमने कहा है कि 50 पूरा करेंगे, तो 50 से कम तो नहीं ही करेंगे ऑप्शन। क्योंकि ऑप्शन 50 से कम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे पास विकल्प आता है
सही जोड़ी आती है, सत्य सत्य आता है, खाली स्थान आता है, सभी चीजें आती हैं। इसलिए हमको बेहतर परिणाम लाने के लिए इतना तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देते जा रहे हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, रुकिए पेन चेंज कर लें, पेन चेंज कर लेते हैं, फिर इसके बाद करते हैं। धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है क्या कहलाएगी? कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो हो जाएगा इसमें मरकरी। क्या हो जाएगा? मरकरी। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होगी? सोना। तन्य का मतलब क्या है कि पीटने पर टूटे ना, वो चद्दर के समान हो जाए, तन्यता ज्यादा इसमें होती है। सबसे अधिक चमकीली अधातु हमको पता करना है, तो सबसे अधिक चमकीली अधातु क्या होगी? आयोडीन होगी। अधातु की बात करें, धातु की बात नहीं कर रहे हैं। विद्युत की सुचालक अधातु कौन सी होगी? विद्युत की सुचालक अधातु आप जानते होंगे, हीरा और ग्रेफाइट होती है। ग्रेफाइट ये हो जाएगी, ग्रेफाइट लिख लें, डा नहीं, ग्रेफाइट। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होगी? सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो हो जाएगी पोटेशियम। पोटेशियम का के होता है, आयोडीन का आई होता है, सोना का एयू होता है और मरकरी का Hg होता है ना। कौन सी? अब देखिए एक्वा रेजिया में HCl और HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसको क्या कहते हैं? HNO3। एक्वा रेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, क्या होता है? 3:1 होगा। खनिज किसे कहते हैं? अब खनिज में किसे कहते हैं? तो खनिज हो गई पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में, इसकी परिभाषा लिख देते हैं हम। और पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाएंगे? खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक खनिज कहलाते हैं। ऐसे लिख लेंगे। धातु को पीटकर पतली चादर बनाने की क्षमता। एक धातु का नाम बताइए जिसको पीटकर पतली चादर बनाने की, सॉरी धातु का नाम नहीं बताना, इसमें बनाने की क्षमता को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? आघात वर्धता कहेंगे। आघात वर्धता कहेंगे। उष्मा की सबसे अधिक चालक धातु क्या है? उष्मा की सबसे अधिक चालक धातु क्या होती है? सिल्वर होती है। उष्मा से मतलब क्या है कि गर्म सबसे अधिक धातु कौन सी जल्दी हो जाएगी? आग में गर्म करें, उसको उष्मा दें, तो कौन सी धातु सबसे जल्दी गर्म होगी? तो सिल्वर हो जाएगी। सोडियम और पोटेशियम को किसमें डुबो कर रखते हैं? केरोसिन चाहे लिख दें और चाहे मिट्टी का तेल लिख दें, बात एक ही है। केरोसिन में या मिट्टी के तेल में, चाहे केरोसिन में लिख दें चाहे मिट्टी के तेल में लिख दें। मैग्नीशियम का दहन होने पर क्या बनेगा? तो मैग्नीशियम का दहन तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। मैग्नीशियम का दहन तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, इसलिए क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बने जाएगा। क्या बन जाएगा?
मैग्नीशियम ऑक्साइड। धातु जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी? आप कमेंट में बताएंगे, लेकिन मैं लिखे जा रहा हूं सोना। जो सोना है तो जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती, इसका प्रतीक होता है Au। Au मतलब आरम, आरम मतलब गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होगी? जिसे पीट करके चद्दर बना देंगे लेकिन टूटेगी नहीं, तो वो कौन सी धातु है? सोना। और जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी वो सोना। और सबसे चमकीली धातु कौन सी है? नमक है, आयोडीन। सॉरी, आयोडीन नमक अलग है, आयोडीन है। नमक तो आयोडीन, नमक में आयोडीन मिक्स किया जाता है, लेकिन आयोडीन धातु जो है सबसे चमकीली धातु है। विद्युत की सुचालक होगी हीरा भी। अब देखिए, विद्युत की सुचालक धातु हीरा और ग्रेफाइट दोनों होती है, आप लिख लीजिएगा। ग्रेफाइट व हीरा दोनों लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं है ना। इस तरह से ये ऑप्शनल कंप्लीट होता है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए, बिल्कुल जो PYQ है यानी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इससे पहले के मेन एग्जाम में आए हुए हैं। धातु व अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। अयस्क से धातु के निष्कर्षण की विधि का वर्णन, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। धातुओं के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म बताइए। मिश्र धातु क्या है, इसका उपयोग व वर्णन कीजिए। विस्थापन व थर्मिट अभिक्रिया समझाइए, महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। एनोडीकरण व अमलगम दोनों की परिभाषा बताना है और उदाहरण सहित अलग अलग समझाना है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गए। चलिए आइए और क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज, क्योंकि हमारा नेक्स्ट एग्जाम है। चलिए आइए देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे हम विचार करेंगे। चलिए आइए। बेहतर परिणाम जो हमें चाहिए तो हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं और बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं। तो परमाणु, कार्बन का परमाणु संख्या क्या है? तो कार्बन की परमाणु संख्या हो जाएगी कितनी? 6 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आवर्त सारणी में आप देख सकते हैं, तो इसमें हम लिख देते हैं आवर्त सारणी के अनुसार 6 नंबर पर ही आता है। मेथेन का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? तो मेथेन का आणविक सूत्र हो जाएगा CH4। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा? यही CH4 ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, लेकिन हम दूसरा लिख देते हैं C3H8। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n हो जाएगा। एथेनॉल का आणविक सूत्र होगा C2H5OH हो जाएगा। एथेनॉल का आणविक सूत्र हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो हो जाएगा CH3COOH। इसी को एथेनोइक अम्ल को ही एसिटिक अम्ल कहते हैं, है ना। श्रृंखलन का गुण किस तत्व में सर्वाधिक पाया जाएगा? C में, और इसको हम लिख देते हैं कार्बन में। हिंदी से लिख देते हैं कार्बन में। खाना खाते वक्त, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ईंधन अच्छी तरह से नहीं जल रहा। इसका मतलब क्या है? ईंधन अच्छी तरह से नहीं जल रहा है। ईंधन अच्छी तरह से नहीं जल रहा है। एस्टरीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? तो एस्टरीकरण अभिक्रिया में एस्टर बनता है। क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। और ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है? शुद्ध ग्लेशियल शुद्ध एसिटिक अम्ल को ही ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। शुद्ध एसिटिक अम्ल को ही ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। ये हो जाएगा। अब देखिए, जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं इस पाठ से, जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, वो सूत्र और प्रश्न, ये जो ऑप्शनल बनते थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो थे, उनको हमने लिख दिया। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल में भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोनों गुण, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों लिखेंगे, उसके आधार पर अंतर तैयार करेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया विधि को समझाइए, उदाहरण देकर के समझाना है ना। संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त का मतलब होता है दो बॉन्ड हाइड्रोकार्बन, और ये असंतृप्त विलयन का मतलब होता है, असंतृप्त का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड एल्कीन।
में अंतर स्पष्ट करना है। साबुनीकरण क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हम लिख दें जितना भी लिख दें वो कम है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपमार्जक साबुन से बेहतर कौन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका उदाहरण देकर समझाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। तो इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं अगला, और कुछ क्वेश्चन और कुछ ऑप्शनल, क्योंकि 50 क्वेश्चन ऑप्शनल के लिए मैंने बोला था, तो 30-40 तो हो गए, 40 तो हो गए हैं। अब हम 50 का टारगेट पूरा करने जा रहे हैं।